आता चालू झालं. आता चालू झालं. Hi everyone. Sorry for the late session. As in, there was some problem from my side because of which I wasn't able to log in. I just was able to log in right now. Just give me one moment and I'll just do the screen share. All right. नहीं, I don't intend to reschedule the class. थोड़ा सा नहीं इनफ लेट हो गया मैं आज लॉग इन करने में. गुड मॉर्निंग एवरीवन. ऑल राइट, सो एक बार क्विक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं. हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट कर दिया था एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम समझा था. ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी एंड मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस is something which we talk out of convenience. It has nothing to do with the thermodynamic definition of reversible and irreversible जो हमने पढ़ा हुआ है. Right? Closed vessel के अंदर सब reactions हमारे लिए रिवर्सिबल ही रहेंगे. ठीक है, हो सकता है कि कुछ रिएक्शंस ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड चले जाएं, 99.9999% उनको हम लोग इरिवर्सिबल बोल देते हैं, बट इट्स अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस ओनली. ठीक है, फिर मैंने आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ काइनेटिक्स समझाया था, जिसमें मैंने रेट के बारे में आपको बताया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड. इसको समझते हुए हम लोग इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझते हैं एंड इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट द इक्विलिब्रियम्स आर डायनेमिक इन नेचर. ऐसा नहीं होता कि रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाता है. देन we also understood the concept of equilibrium from the point of view of thermodynamics. Right? ये हम लोगों ने डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन इज जीरो, ये हमने समझ लिया था केमिकल इक्विलिब्रियम के पहले ही थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में. मैंने एक एडिशनल पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो आपको बताया इन द लास्ट लेक्चर वाज दैट एट इक्विलिब्रियम द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम. राइट, और वो हम लोगों ने कैसे समझा? by noticing that spontaneous direction is the one in which Gibbs free energy reduces. Right? तो अगर हम लोग रिएक्टेंट से स्टार्ट करें, प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट करें, द इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन जहां पे गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम रहती है. द नेचुरल डायरेक्शन इज टुवर्ड्स डेल्टा जी लेस देन जीरो, कमिंग टुवर्ड्स द मिनिमम. ठीक है, इतना बेसिक्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं.
एंड इसी में थियोरेटिकल पॉइंट्स को थोड़ा सा अभी एक बार मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करूंगा. स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा थियोरेटिकल है, बट विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड उसका न्यूमेरिकल्स में यूज कैसा रहेगा. ठीक है, सो यहाँ पर नोटिस करना, when we are going to deal with equilibrium in this chapter, we are going to work with homogeneous as well as heterogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium, heterogeneous equilibrium क्या होता है? This is something which you already are aware about. आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा. Homogeneous equilibriums are the ones in which all the reaction species, be it reactants and products, they all are of the same physical state. But in heterogeneous equilibrium, the physical state of reactants and products could be different. Now, notice करना, जब हम लोग इक्विलिब्रियम्स का डिस्कशन करते हैं तो मैंने आपको कैसे बताया था दैट इक्विलिब्रियम्स हैव अ बिहेवियर of having certain features as constant. Certain macroscopic observable properties become constant at equilibrium. अगर हम physical equilibriums के बारे में बात करते हैं तो उसमें what are these characteristic constants? तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. जैसे H2O लिक्विड एंड H2O वेपर है, ठीक है, इनका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है. तो हाउ डू वी मेजर और हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है? मैंने एक क्लोज्ड वेसल लिया, उस क्लोज्ड वेसल में मैंने ये वॉलेटाइल लिक्विड H2O लिक्विड डाल दिया, ठीक है, एंड यहाँ पर आई वुड से हैव अ मैनोमीटर. अब स्टार्टिंग में वेपर फॉर्म होगा, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, कंडेंसेशन भी होने लग जाएगा. जैसे वेपर बनेगा वैसे ही कंडेंसेशन भी होने लग जाएगा, बट स्टार्टिंग में रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी मोर देन द रेट ऑफ कंडेंसेशन. तो स्टार्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा. तो ये मैनोमीटर की रीडिंग में ये जो राइट हैंड साइड में आपका लिक्विड रहेगा उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा. इवेंचुअली आफ्टर अ लाइक से सम टाइम क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा. रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर हो जाएंगे. एंड तब ये जो हमारा राइज इन मैनोमीटर था वो स्टॉप हो जाएगा. जिस लेवल पे ये मैनोमीटर राइज कर गया है बस वहां पे आके स्टैग्नेंट हो जाएगा. ठीक है, स्टैग्नेंट हो जाएगा मतलब सैचुरेशन आ जाएगा, और फिर हम लोग वो प्रेशर मेजर कर लेंगे. विल कॉल दैट एज वेपर प्रेशर. तो ये इस इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट हो गया. दैट एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर ये जो वेपर प्रेशर यहाँ पे जनरेट हुआ है ये इस इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से फिजिकल इक्विलिब्रियम्स के कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट्स रहता है. अब I2, ठीक है, ये भी एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग H2O लिक्विड मैंने I2 सॉलिड ले लिया. ठीक है, ये भी एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है जो कि सब्लिमेट करता है विद इट्स वेपर्स. तो सेम इसका भी जो पार्शियल प्रेशर आएगा या वेपर प्रेशर ऑफ I2 आएगा दैट विल बिकम अ फिक्स्ड वैल्यू एट अ गिवन टेम्परेचर. तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट हो गया. Naphthalene is also an example, correct? That is also a substance which sublimates and shows this physical equilibrium. ठीक है, ये मैंने physical equilibrium के example यहाँ पे discuss कर रहा हूँ अभी. तो ऐसे ही और भी examples रहते हैं physical equilibrium के. जैसे मान लो इनफैक्ट डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है, शुगर मैं पानी में डिजोल्व कर रहा हूँ तो उसका भी इक्विलिब्रियम आता है. राइट, कैसा रहता है दैट आपने 1 लीटर वाटर लिया और इसमें खूब सारा शुगर डाला. ठीक है, कम अमाउंट में मत डालना, एक्सेस में डालना. तो क्या होगा, इस शुगर में से कुछ पार्ट डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, एंड कुछ पार्ट सॉलिड के फॉर्म में रह जाएगा, अनडिसॉल्व्ड फॉर्म. तो जो ये
अनडिजॉल्व्ड फॉर्म है और जो ये डिजॉल्व्ड फॉर्म है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है. एंड आफ्टर अ टाइम, लाइक द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड शुगर विल बिकम कांस्टेंट. कितना डिजॉल्व होना था, कितना अनडिजॉल्व रहना था. So that is a characteristic constant, that at a given temperature how many moles of sugar per liter, ठीक है, concentration जो हम बोलते हैं moles per liter, how many moles of sugar will get dissolved per liter is a characteristic constant of this equilibrium, ठीक है. So इस तरीके से physical equilibriums के characteristic constants रहते हैं. वैसे ही नोटिस करना chemical reactions के भी characteristic constant रहते हैं. वो किस तरीके से डिफाइन करा जाता है वो आप नोटिस करना. सिमिलर टू द ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट एज अबव, जो हम लोगों ने देखे थे फिजिकल इक्विलिब्रियम्स के लिए, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्विलिब्रियम्स आल्सो हैव अ कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फॉर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. कैपिटल के से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है. प्लीज इंश्योर दैट यू आर नॉट मेकिंग दिस मिस्टेक, ठीक है. अभी से नोट्स में ध्यान रखना, दिस इज इन कैपिटल्स, ठीक है, क्योंकि अगले आने वाले चैप्टर्स में मैं स्मॉल के भी यूज करूंगा बहुत एक्सटेंसिवली. इस चैप्टर में जो के अपन बनाएंगे दैट हैज टू बी कैपिटल, ठीक है. दैट कैपिटल के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. नाउ व्हाट इज दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? यहाँ पे नोटिस करना, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है एट सम टेम्परेचर, लेट्स से A, B, C, D are the reaction species, A, B reactants and C, D products हैं, and small a, small b, small c, small d are their stoichiometric coefficients. Then what we find for chemical reactions is that at equilibrium, ठीक है, at equilibrium the activity, ठीक है, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा ये वर्ड एक्टिविटी, अभी के लिए एक बार सुन लो. The activity of products raised to the power of their stoichiometric coefficients upon activity of reactants raised to the power of their stoichiometric coefficients is constant at equilibrium, ठीक है. मतलब क्या होगा इसका ध्यान से समझना. मैं एक्टिविटी वर्ड बताऊंगा आपको, बट उसके पहले मान लो कि ये वेसल है, क्लोज्ड वेसल है, ठीक है. क्लोज्ड वेसल के अंदर मैंने A एंड B ऐड कर दिए, ठीक है. ये टाइम t इक्वल टू 0 की बात है, ठीक है. अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा A एंड B मिलकर C एंड D बनाएंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा. फॉरवर्ड जाने के बाद ही, ठीक है, बैकवर्ड भी शुरू हो जाएगा. स्टार्टिंग में बैकवर्ड कम रहेगा, बट बीच में टाइम प्रोग्रेस होगा तो बैकवर्ड भी इंक्रीज करेगा. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, A एंड B का क्वांटिटी चेंज हो रहा है, C एंड D का क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है. बट इवेंचुअली एट इक्विलिब्रियम इनके क्वांटिटीज क्या हो जाते हैं, इनके क्वांटिटीज कांस्टेंट हो जाते हैं. नाउ इनके क्वांटिटी को मैं क्वांटिटी वर्ड से नहीं रिप्रेजेंट करता, एक स्पेशल टेक्निकल वर्ड है कॉल्ड एज एक्टिविटी. दैट इज व्हाट वी डिस्क्राइब इन केमिस्ट्री. नाउ व्हाट डज दैट एक्टिविटी मीन, ठीक है. इसका एक टेक्निकल डेफिनेशन मैं आपको अभी बता देता हूँ. The technical definition of activity is activity of a species describes how participative that species is in a given reaction as compared to its standard state. Basic definition है, ज़्यादा इसकी डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं रहेगी. Activity of a species describes how participative a species is in a given reaction as compared to its standard state. Now, do you remember what standard state meant from thermodynamics?
क्या याद आ रहा है स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में? स्टैंडर्ड स्टेट हम लोगों ने डिटेल में डिफाइन किया था। नहीं नहीं नहीं, आप लोग भूल गए वापस से। What was standard state in thermodynamics that we had talked about? नहीं, किसी को भी याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, अगर कोई गैस होता है तो उसका स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? करेक्ट, 1 बार पार्शियल प्रेशर होगा उस गैस का एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, 298 केल्विन इजंट द स्टैंडर्ड, बट अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो फिर 298 केल्विन को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा हरिओम। गिव मी 1 मोमेंट एंड आई विल कम टू दैट क्वेश्चन। अगर कोई डिसॉल्व्ड स्पीशीज होती है, एक्वस स्पीशीज होती है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड स्टेट क्या था? उस एक्वस स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। करेक्ट, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन अंडर 1 बार प्रेशर, राइट, एंड गिवन टेम्परेचर जो भी है, राइट। सॉलिड एंड लिक्विड के लिए क्या था? सॉलिड एंड लिक्विड के स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या था? प्योर सब्सटेंस। करेक्ट, प्योर रहना चाहिए अंडर 1 बार प्रेशर एट वॉट एवर गिवन टेम्परेचर। तो आपको याद आया ये? ग्रेट। नाउ आपको स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में याद आया। अब मान लो, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, मैं एक रिएक्शन आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, लेट मी राइट अ रिएक्शन इन फ्रंट ऑफ यू, समथिंग लाइक दिस। जिंक सॉलिड प्लस HCl एक्वस। ठीक है, जिंक को मैंने HCl के सोल्यूशन में डाला, क्या बन जाता है? ZnCl2, राइट, एंड H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट में होगा, ठीक है, इफ आई एम सेइंग कि ये रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट में मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट शुड बी देयर? दिस solid should be pure, this should be 1 molar in concentration, this should be 1 molar in concentration, and this should have a partial pressure of 1 bar. Correct? This is what standard state of this would be. हाँ, and temperature, let's say अगर कुछ specify नहीं करा गया तो 298 केल्विन बोल देंगे। ओके, अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं दैट ये तो एक पर्टिकुलर स्टेट हो गई। इन रियल लाइफ जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, जब ये रिएक्शन मेरे सामने हो रहा होगा, ये सब नेसेसरी तो नहीं है। ठीक है, जिंक प्योर चलो फिर भी मैं जुगाड़ सकता हूँ, बट ऐसा थोड़ा ना जरूरी है कि HCl की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, ऐसा थोड़ा जरूरी है कि जिंक क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, ऐसा थोड़ा जरूरी है कि H2 का पार्शियल प्रेशर 1 बार हो। कुछ भी हो सकता है ना, ये C1 मोलर हो सकता है, ये C2 मोलर हो सकता है, ये P बार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी नॉन स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, अब नोटिस करना, एक्टिविटी जो ये टर्म है, ये जो एक्टिविटी टर्म है, ये क्या डिस्क्राइब करती है? ये डिस्क्राइब करती है दैट ये जो मेरा लेट्स से HCl था, ठीक है, थिंक एट अ एटॉमिक एंड अ मॉलिक्यूलर लेवल नाउ, इमेजिन योरसेल्फ टू बी ऑफ अ वेरी टाइनी स्केल and you can understand these atoms or molecules around you, you can visualize them,
हाँ एंटमैन की स्केल पे पहुंच जाओ, ठीक है, थोड़ा क्वांटम स्केल पे मत जाओ, एटॉमिक स्केल पे ही रहो। वहां पर लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये HCl के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में कैसा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो H2 के मॉलिक्यूल्स हैं ये रिएक्शन में कैसा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो रहा है रिएक्शन। तो इनका पार्टिसिपेशन जो है इन द रिएक्शन, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये एक टर्म डिफाइन करा जाता है एक्टिविटी, दैट गिवन स्पीशीज how it is participating in the reaction as compared, ठीक है, it's a relative term, as compared to its standard state। कि मान लो इन द सोल्यूशन 1 लीटर सोल्यूशन होता, उसमें 1 मोल HCl होता, तो वो स्टैंडर्ड स्टेट में रहता 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। बट मान लो 1 मोल नहीं है, 0.1 मोल ही है, राइट। तो उसके मॉलिक्यूल्स कैसे अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज कंपेयर टू इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, that is what is captured by this term called as activity। and this activity is a very important thermodynamic property जो कि आप लोग हायर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो। however हमारे सिलेबस के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे नोटिस करना, accurate calculation of activity isn't something which is an easy job। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से हम इसको अप्रोक्सीमेशंस के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पे नोटिस करना, जो भी गैस होगी उसके लिए हम उसकी एक्टिविटी उसके पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्टिविटी विल बी इट्स पार्शियल प्रेशर अपॉन द स्टैंडर्ड प्रेशर विच इज 1 बार, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ H2 विल बी इट्स पार्शियल प्रेशर relative to its standard state। स्टैंडर्ड स्टेट पे पार्शियल प्रेशर कितना रहता है, 1 बार। तो हम लोग बेसिकली उस गैस की एक्टिविटी उसके पार्शियल प्रेशर से ही रिप्लेस कर देंगे। कोई डिसॉल्व्ड स्पीशीज होगी, उसकी एक्टिविटी हम लोग उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन से ही रिप्लेस कर देंगे। लेट्स से HCl इस रिएक्शन में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है एज कंपेयर टू इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, हम लोग उसकी कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को ही यूज कर लेंगे, ठीक है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में कैसा है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में आवर ऑब्जर्वेशन इज दैट इट रियली इजंट समथिंग व्हिच मैटर्स अ लॉट। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में लाइक कम क्वांटिटी में सॉलिड हो या ज्यादा क्वांटिटी में सॉलिड हो, ठीक है, thermodynamically speaking, as long as there is sufficient quantity, it really doesn't matter solids and liquids के लिए how actively they are participating। तो उनका जो पार्टिसिपेशन है वो स्टैंडर्ड स्टेट के कंपैरिजन में खास कुछ चेंज नहीं होता, द एक्टिविटी डजंट चेंज मच एज कंपेयर टू देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो बाय कन्वेंशन हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की एक्टिविटी को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। बाय कन्वेंशन उनको एक वैल्यू ऑफ 1 असाइन कर देते हैं, ठीक है। उनके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैं, तो दे आरंट रियली गोइंग टू प्ले a very, as long as they are in sufficient quantity, they aren't going to be having much different activity as compared to their standard state, ठीक है। सो यहां पर समझना एक बार वापस से, that I am describing the fact that हम लोग केमिकल रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका जो इक्विलिब्रियम है उसको हम लोग कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, उस इक्विलिब्रियम को हम लोग कैसे मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं, इट इज इन फॉर्म ऑफ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाट इज दिस सेइंग, दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू, ठीक है, दैट एट इक्विलिब्रियम activity of products raised to the power of their coefficients
upon activity of reactants, raised to the power of their coefficient becomes a constant value, and that constant value is called as a equilibrium constant of that reaction at that given temperature. Now this activity is something जिसका एक डीपर थर्मोडायनेमिक मीनिंग है. एक ऊपर से मैंने आपको यहाँ क्या बताया, that activity of a species describes how participative that species is in a reaction as compared to its standard state. And हमारे लेवल पर हम लोग जब कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो हम लोग इन स्पीशीज की एक्टिविटीज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे. अगर कोई गैशियस स्पीशीज है तो उसका पार्शियल प्रेशर विल बी डिस्क्राइबिंग इट्स एक्टिविटी. कोई डिसॉल्व्ड स्पीशीज है तो उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन विल बी डिस्क्राइबिंग इट्स एक्टिविटी. ठीक है. हाँ, दिस इज समथिंग जो आप लोग समझो ना. आपको एक सब्जेक्टिव आइडिया तो था ही सही. आपको सब्जेक्टिव आइडिया क्या था, अभी जो मैंने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपको बताया, लास्ट क्लास में भी जो मैंने आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें आपको सब्जेक्टिव आइडिया क्या था. ठीक है, मान लो ये a प्लस बी इज गिविंग c प्लस डी है. स्टार्टिंग में आपने 1 मोल से स्टार्ट किया और c और d का कुछ भी नहीं था. ठीक है, देन क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इसके x रिएक्ट हो जाएंगे, इसके भी x रिएक्ट हो जाएंगे और इन दोनों के x और x मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. राइट. एंड मान लो यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम आ जाए, ये 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, एक्स ये एक्स, ऐसा हो जाएगा अब इक्विलिब्रियम पे. ठीक है, तो सब्जेक्टिवली तो आपको पता ही था कि इक्विलिब्रियम पर इनकी जो क्वांटिटी रहती है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ द रिएक्शन स्पीशीज ए बी सी डी, ये क्वांटिटीज कैसे हो जाती हैं, ये क्वांटिटीज कांस्टेंट हो जाती हैं. ठीक है. नाउ ये आपको एक सब्जेक्टिव नॉलेज थी. दिस वाज द बेसिक सब्जेक्टिव नॉलेज. व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर इज दैट ये जो क्वांटिटीज कांस्टेंट होती हैं, ठीक है, इनका इस फॉर्म में जो ये रेशियो होता है, ठीक है, क्वांटिटी रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट, क्वांटिटी रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट, क्वांटिटी रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, दिस comes out to be a constant value. ठीक है, this is something which is a characteristic constant of a reaction. तो कल को इंस्टेड ऑफ 1 मोल, अगर आप लेट से यू डिसाइडेड कि नहीं हम लोग 2 मोल्स लेंगे, 1 मोल नहीं लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है. ये जो रिएक्शन होगा उसमें इस तरीके से क्वांटिटीज कंज्यूम या प्रोड्यूस होंगी दैट this ratio is satisfied, this expression is satisfied at equilibrium. कल को you decided कि नहीं हम लोग जो है हम लोग रिएक्टेंट से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे. मैं इस वेसल के अंदर C और D इंट्रोड्यूस करूंगा, C के लेट से 3 मोल और D के 5 मोल इंट्रोड्यूस करूंगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा टू अटेन इक्विलिब्रियम. इसमें से कुछ z मोल कंज्यूम होंगे, इसमें से भी z मोल कंज्यूम हो जाएंगे, इनके z मोल बन जाएंगे. क्यों? क्योंकि इन सबके कोफिशिएंट 1 1 1 है. ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम पर ये 3 माइनस z, ये 5 माइनस z, ये z और ये z हो जाएगा. ठीक है, एंड ये जो z की वैल्यू रहेगी वो ऐसी रहेगी दैट दिस एक्सप्रेशन होल्ड्स ट्रू. समझ में आया? दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. हाँ, अब k का जो वैल्यू है डिफरेंट रिएक्शंस के लिए तो डेफिनेटली डिफरेंट रहता है. फॉर अ गिवन रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, k वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. ठीक है, इसलिए आप नोटिस करोगे कि जब भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर अ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर देयर इज अ पर्टिकुलर वैल्यू कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हो तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाती है. ठीक है, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दिस वैल्यू इज कांस्टेंट. ठीक है, सो लेट्स से
इन फ्यूचर यू डिसाइड, ठीक है, आपने लेट्स से NH3 हेबर्स प्रोसेस जो है, ठीक है, आप लोगों ने N2 plus 3H2 is giving 2NH3, ठीक है, आप लोगों ने हेबर्स प्रोसेस के बारे में सोचा कि इसको हम एनालाइज करेंगे, एंड आपने कोई एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया, ठीक है, एट लेट्स से 300 केल्विन, जो भी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आपने लिटरेचर में से कहीं से उठा लिया, ठीक है। अब आप N2H2 NH3 की कुछ भी क्वांटिटीज ले लो, P1 बार, P2 बार, P3 बार, ठीक है, मोल्स में लेना है मोल्स में ले लो, वट एवर यू वुड वांट टू टेक, ये आप स्टार्ट कर दो, ठीक है, वट एवर क्वांटिटीज यू स्टार्ट विथ। नाउ what will happen is that the reaction will go in forward or backward, whatever direction, ठीक है, आगे जाएगा पीछे जाएगा, such that at equilibrium, ठीक है, at equilibrium ये कुछ PA PB PC बन जाए, such that ये जो PA PB PC है they satisfy this expression. This is what the understanding of the concept of equilibrium constant is. This is the characteristic constant of a reaction, ठीक है। नाउ अब इसमें नोटिस करना, जैसा मैंने आपको बताया दैट ये जो कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है ये एक्टिविटी के टर्म्स में डिस्क्राइब होता है एट अ फंडामेंटल लेवल, ठीक है, एट अ थर्मोडायनेमिक लेवल, एट अ वेरी बेसिक लेवल, एक्टिविटी के टर्म्स में ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है। हाउएवर एक्टिविटी एज अ कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज अ कॉन्सेप्ट, हाँ वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है बताऊंगा बाद में ईशान, ठीक है। ठीक है, नहीं नहीं कृष्णा, डिफरेंट रिएक्शंस का तो डिफरेंट के होता ही है। फॉर अ गिवन रिएक्शन मैं ये कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर के का वैल्यू रहेगा, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो उस रिएक्शन के लिए के का वैल्यू अलग हो जाएगा। डिफरेंट रिएक्शंस का डिफरेंट के वैल्यूज होते हैं, even if they are at same temperature then also they can have different values, ठीक है। नाउ अब जैसा मैं आपको बता रहा था दैट ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये एक्टिविटी के टर्म्स में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, एंड एक्टिविटी को हम लोग बस डेफिनेशन लेवल पर समझ लेते हैं कि एक्टिविटी ऑफ अ स्पीशीज डिस्क्राइब्स हाउ पार्टिसिपेटिव दैट स्पीशीज इज इन अ गिवन रिएक्शन एज कंपेयर टू इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। इतना बस डेफिनेशन ध्यान रखना है, बाकी जो अपने को करना है अपने को लिखना है, राइट, इट इज कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ दीज अप्रोक्सीमेशंस, राइट। तो अगर इन अप्रोक्सीमेशंस को मैं आपके लिए यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, लेट मी actually find out some space for it. राइट, अभी मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया, ठीक है, लेट मी टेक दैट जिंक वाला एग्जांपल, दैट जिंक सॉलिड plus 2HCl aqueous is giving ZnCl2 aqueous plus H2 gas, राइट। तो इसमें अब मैं जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका एक्सप्रेशन कैसा लिखूंगा, इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnCl2 रेज टू द पावर ऑफ 1, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक्वस स्पीशीज है तो एक्वस स्पीशीज का मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूज करा रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट। व्हाट अबाउट H2? H2 के लिए आई विल यूज इट्स partial pressure of H2 raised to the power of its coefficient that is 1, ठीक है, अपॉन जिंक सॉलिड है, जिंक सॉलिड की एक्टिविटी को हम लोग क्या बोल देंगे, 1 से रिप्लेस कर देंगे, इट्स अ कांस्टेंट सॉलिड्स के लिए,
मल्टीप्लाइड बाय HCl का एक्टिविटी। HCl का एक्टिविटी हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं? उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन से, रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट्स। ठीक है। नाउ अब यहां पर एक छोटा सा, ठीक है, जैसे छोटा सा टेक्निकल एस्पेक्ट ऑब्जर्व करना, दैट दिस इज टेक्निकली स्पीकिंग एक्टिविटी का कोई यूनिट्स नहीं होता था। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी आप देखो ना, एक्टिविटी कैसे डिफाइन करा था, इट वाज रिलेटिव वैल्यू, इट वाज पार्टिसिपेशन ऑफ अ स्पीशीज एज कंपेयर टू इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, तो टेक्निकली स्पीकिंग एक्टिविटी डिडंट हैव अ यूनिट। ठीक है, एक्टिविटी डिडंट हैव अ यूनिट, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होंगे, they are supposed to be dimensionless. This is the technically correct statement. ठीक है, however practically, ठीक है, प्रैक्टिकली जब आप नोटिस करोगे, क्या कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिकली? हम लोग एक्टिविटी की जगह ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। हम लोग एक्टिविटी को पार्शियल प्रेशर से या मोलर कॉन्सेंट्रेशन से, इन सब से रिप्लेस कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन हमने किन यूनिट्स में मेजरमेंट किया है, हम लोग वो यूनिट्स यूज करके यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं, के का यूनिट्स लगा देते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ये जिंक वाला एग्जाम्पल जो है, इसमें ये मोल पर लीटर में रहेगा, मोलारिटी में ZnCl2। ठीक है, ये बार में रहेगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मैं बार में मेजर करूंगा, और HCl का भी ये मोलर स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, तो ये के का यूनिट क्या आ गया? बार अपॉन मोलर। ठीक है, और लेट्स से अगर इंस्टेड ऑफ बार ATM में मेजरमेंट करा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ATM में आप फिर वो मेजरमेंट के हिसाब से वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। ATM एंड मोलर को मैं मोल पर लीटर लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ, ATM लीटर पर मोल। तो जिस भी यूनिट्स में मेजरमेंट होगा, अकॉर्डिंगली के की यूनिट्स भी यहाँ पे लिख दी जाती है। समझ में आया? तो लेट्स से इफ आई आस्क यू अबाउट दिस रिएक्शन N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, इसमें K का यूनिट्स क्या होगा? जरा प्रिडिक्ट करके बताओ, व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ K, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ K, एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सप्रेशन गिव मी द यूनिट्स ऑफ K. करेक्ट अमन? हाँ, करेक्ट गौतम, करेक्ट ईशान। राइट, सो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्टिविटी ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन एक्टिविटी ऑफ N2 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 अपॉन एक्टिविटी ऑफ H2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। बट द थिंग इज एक्टिविटी हम लोग पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सब गैसियस स्पीशीज है। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। राइट, एंड इसमें यूनिट्स क्या आ जाएंगी एंड में? ATM रेज़ टू द पावर ऑफ -2, या फिर अगर आप बार में मेजरमेंट कर रहे हो तो बार रेज़ टू द पावर ऑफ -2, दैट्स ओके। ठीक है, इस चैप्टर में बुकलेट में आपको ज्यादा डेटा ATM में मिलेगा। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, 90% 99% क्वेश्चन में डेटा ATM में रहेगा। ठीक है, बट बार में भी आ सकता है, बुकलेट में क्वेश्चंस में ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम, बार में भी डेटा दिया जा सकता है। ठीक है, एंड इसमें ये सब नोटिस करना कि ये सब जो पार्शियल प्रेशर्स हैं या मोलर कॉन्सेंट्रेशंस हैं, ये कब हैं? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जो इनके पार्शियल प्रेशर रहेंगे और N2 H2 NH3, तब ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड रहता है। ओके, हाँ, इसके लिए बताओ एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन एंड व्हाट विल बी द यूनिट्स?
करेक्ट, मोलार और मोल पर लीटर, ठीक है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू CH3CO माइनस अपॉन CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन। ग्रेट। अच्छा, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नोटिस करना, ठीक है। लेट मी एक्चुअली क्रिएट सम स्पेस ओवर हियर, देन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। ये जो अपन ऊपर एक्सप्रेशंस देख रहे हैं अभी, ठीक है, हमने ये कुछ एग्जांपल्स ऊपर लिखे, लाइक ये जिंक वाला, N2H2 वाला, एसिटिक एसिड वाला। तो इन एक्सप्रेशंस को देख के, ठीक है, आपको एक गलत फहमी हो सकती है, ठीक है। वो गलत फहमी नोटिस करना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। आपको एक गलत फहमी हो सकती है कि सर ये जो K है, ये लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एसिटेट आयन इनटू H प्लस अपॉन CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन। सो आपको ऐसा लगेगा कि सर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि सर ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये तो प्रेशर ऑफ स्पीशीज या कॉन्सेंट्रेशन या उनके मोल पे डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है ना, मतलब ये लाइक K इज इन पे ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रादर ये जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं जो कि इक्विलिब्रियम पे आएंगी, ये K पे डिपेंड करेंगी। इट इज द अदर वे अराउंड। K, the equilibrium constant, that is the cause, and partial pressure, concentration, moles, this is the effect. समझ में आया? सो जैसे यहाँ पे नोटिस करना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग से 2NH3, for this reaction Kp is equal to say 10, ठीक है, अपने मन से वैल्यू बना रहा हूं मैं, 10 atm raised to the power of -2 at 300 Kelvin. What does it mean? So it means that no matter what quantity, or you can say partial pressure of N2, H2 and NH3 we start with, ठीक है, नो मैटर क्या क्वांटिटी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, द थिंग इज these quantities, I should rather write it in a more proper language, irrespective of the quantity, or you can say partial pressure of N2, H2, NH3 in the beginning, the reaction proceeds forward or backward, doesn't matter, reaction जाएगा, forward भी जा सकता है, backward जा सकता है, such that at equilibrium the partial pressures of these reaction species satisfy the expression, or you can say value of K, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम पर आपने कितने भी आपने इनिशियली कितने भी क्वांटिटी से N2, H2, NH3 से स्टार्ट किया हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। K की जो वैल्यू है, that is a characteristic constant of this reaction at a given temperature. It does not depend upon these partial pressures etc, ठीक है। वो तो आप देखोगे कि आप कुछ भी क्वांटिटी से स्टार्ट करो, इसका 1 atm 2 atm 10 atm कुछ भी क्वांटिटी से आप स्टार्ट कर लो इनके,
रिएक्शन आगे पीछे होंगे सच दैट एट इक्विलिब्रियम द केपी का एक्सप्रेशन, कौन सा था केपी का एक्सप्रेशन जो हमने ऊपर लिखा था, केपी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब. दिस एक्सप्रेशन इज सेटिस्फाइड. इस तरीके से ये पार्शियल प्रेशर्स, ये रिएक्शन आगे पीछे होंगे, ये पार्शियल प्रेशर्स चेंज होंगे. समझ में आया? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्लियर है सबको? ग्रेट. अच्छा, अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, वो दो चीजों पे, इनफैक्ट तीन चीजों पे डिपेंड करेगा. एक तो फंडामेंटल फैक्टर है टेम्परेचर, बाकी दो फैक्टर्स जो है वो दे आर मोर ऑफ मैथमेटिकल इन नेचर. ठीक है, दे आर नॉट रियली फंडामेंटल फैक्टर्स. एक रहेगा स्टोइशियोमेट्री और एक रहेगा यूनिट्स. ठीक है, तो नोटिस करना फैक्टर्स ऑन विच के डिपेंड्स. ठीक है, पहला फैक्टर जो मैंने आपको बताया दैट इज टेम्परेचर. इसको मैं डिटेल में बाद में कवर करूंगा. ठीक है, दिस इज द ओनली फंडामेंटल फैक्टर. ओनली फंडामेंटल फैक्टर ऑफ के. ठीक है, टेम्परेचर. हम लोग टेम्परेचर चेंज कर देते हैं किसी रिएक्शन का तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है. ठीक है, मैं बताऊंगा इसका रिलेशनशिप जब हम थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में जाएंगे. अदरवाइज देयर आर दीज. हाँ हाँ, बोलो डाउट क्या है आदित्य तुम्हारा? बाय केज कॉज, बाय केज कॉज, यहां पे आप नोटिस करना वापस से. ठीक है, क्विक रन थ्रू देखना मैंने क्या बताया है. मैंने आपको बताया कि जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम्स एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जर्व करना जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम्स एनालाइज कर रहे हैं, वी हैव रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड इनिशियली कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट मुझे लेना है उस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. आपकी जो इच्छा है उतना रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो भी लेना है वो लेके क्लोज वेसल में डाल दो. अब क्या होगा? रिएक्शंस होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शंस भी होंगे, बैकवर्ड रिएक्शंस भी होंगे, एंड इनकी क्वांटिटीज कम होगी बढ़ेगी, कुछ कम होगी कुछ बढ़ेंगी और ये चलता रहेगा. बट आफ्टर सम टाइम, ठीक है, वी डोंट नो द टाइम बट इवेंचुअली वी से इनकी क्वांटिटीज दे बिकम कांस्टेंट. ABCD रिएक्शन स्पीशीज क्वांटिटीज कांस्टेंट हो जाती हैं. नाउ व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, व्हाट इज इट दैट वी हैव कम अक्रॉस, व्हाट वी आर being taught about the thermodynamics is that ये quantities ऐसी हो जाएंगी that Gibbs free energy of reactants becomes equal to Gibbs free energy of products. Delta G reaction zero हो जाएगा. This is what the tendency of this reaction would be कि at equilibrium Gibbs free energy of reactants and products will become equal to each other. That is the thermodynamics driving equilibrium. अब जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की गिब्स फ्री एनर्जी बराबर हो जाती है, उनकी क्वांटिटीज कांस्टेंट हो जाती हैं, उनकी क्वांटिटीज कांस्टेंट हो जाती हैं, एंड उनका ये जो रेशियो होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये हमें थर्मोडायनेमिक्स से समझ में आता है किसी रिएक्शन के बारे में. अब मैंने कोई रिएक्शन लिया और उसके बारे में ऑन एट अ गिवन टेम्परेचर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नोट करके लिटरेचर में डाल दिया, किसी बुक में, किसी अच्छी हैंडबुक में, टेबल में नोट कर लिया कि ये रिएक्शन ये टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शो करता है.
अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि उस रिएक्शन को उसी टेम्परेचर में आप जब एनालाइज करोगे, ठीक है, तो आप कुछ भी क्वांटिटी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की ले लो, द थिंग इज कि वो रिएक्शन आगे पीछे इस तरीके से जाएगा कि ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज द कॉज। बेस्ड ऑन दैट वैल्यू ये रिएक्शंस की ये जो क्वांटिटीज हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो कम ज्यादा होंगी, सच दैट एट इक्विलिब्रियम दिस एक्सप्रेशन इज सेटिस्फाइड। समझ में आया आदित्य अभी? ग्रेट। नाउ कमिंग बैक टू द फैक्टर्स ऑफ के, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि टेम्परेचर इज द ओनली फैक्टर ऑन विच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू वुड डिपेंड। फंडामेंटली स्पीकिंग, अगर आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसका के का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। नाउ फ्रॉम अ मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, यहां पे नोटिस करना स्टोइशियोमेट्री एंड यूनिट्स आल्सो प्ले अ रोल, ठीक है, तो इट इज मोर लाइक अ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट विच वी आर गोइंग टू सी। तो यहाँ पे नोटिस करना, मान लो कोई रिएक्शन है, ठीक है, और उस रिएक्शन को मैं इस फॉर्म में आपके सामने लिख रहा हूँ, a + 2b इज गिविंग 3c, ठीक है, a का कोफिशिएंट 1 है, b का कोफिशिएंट 2 है, c का कोफिशिएंट 3 है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा? c की पावर 3 अपॉन a की पावर 1 b की पावर 2, ठीक है, राइट। यहाँ पे मान लो कि ये सब एक्वस स्पीशीज है, अदरवाइज आप लोग थोड़ा सा मुझे बोलोगे कि सर ये तो गैसेस है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्यों लिख दिया। सो लेट मी रिप्लेस दिस बाय सेइंग कि ये एक्वस स्पीशीज है, ठीक है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ठीक है, ये एक्वस स्पीशीज है। या लेट मी एक्चुअली डू वन बेटर, A aqueous plus 2B aqueous is giving 3C aqueous, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन क्या हो गया? C की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। अब मान लो अगर मैं इस रिएक्शन को अलग तरीके से लिख दूं, मैं इसका कोफिशिएंट्स चेंज कर दूं बस, ठीक है, मैं कर सकता हूँ ना, उसमें क्या दिक्कत है? ऑन पेपर तो मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, ऑन पेपर तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2A aqueous plus 4B aqueous is in equilibrium with 6C aqueous। तो इसका अब इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन मुझे कैसा लिखना पड़ेगा? इट विल बी C की पावर 6 अपॉन A की पावर 2 B की पावर 4। तो व्हाट इज हैपनिंग इज मुझे अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को लिखना पड़ेगा एज K1 का स्क्वायर, ठीक है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी K1, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी K2, राइट, एंड दिस K2 विल बी इक्वल टू K1 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि स्टोइशियोमेट्री पर भी मेरा K का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, इट इज मोर ऑफ अ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट दैट आई मॉडिफाइड द कोफिशिएंट्स एंड अकॉर्डिंगली K का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, ठीक है। अगर मान लो मैं इस तरीके से लिख रहा होता, ठीक है, हाफ A aqueous प्लस B aqueous is giving 3/2 C aqueous, तो मेरा K का एक्सप्रेशन क्या हो जाता? It would have been this K equilibrium would have been say some K3 and it would have been root of K1, ठीक है। सो ये स्टोइशियोमेट्री पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो मैं रिएक्शन को उल्टा लिख देता, ठीक है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए बी गिविंग सी मैं उल्टा लिख दूं 3C, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको वापस से एक्वस फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। मान लो मैं इसको इस तरीके से लिख देता 3C aqueous is giving A aqueous plus
टू बी एक्वस, राइट। तो इसका एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? याद है कन्वेंशन जो लास्ट क्लास में मैंने बात करा था, whatever is on the left hand side is reactant, whatever is on the right hand side is product. तो मैं इसका जो k का एक्सप्रेशन लिखूंगा वो क्या होगा? products raised to the power of their coefficients upon reactants raised to the power of their coefficients, and this will be actually one of, it will be reciprocal, it will be 1 upon k1. समझ में आया किस तरीके से स्टोइशियोमेट्री एक रोल प्ले करता है? ठीक है, टेम्परेचर तो है ही, टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट स्टोइशियोमेट्री का रोल भी यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक है, इसी में थोड़ा सा मैं और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। एक्चुअली जस्ट गिव मी वन मोमेंट, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। ओ सॉरी, माय बैड। अभी आ रही है आवाज? हाँ, सो एक मिनट, इस तरीके से आपके सामने ये एक्सप्रेशन रहेगा, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल नॉट डिपेंड अपॉन वैल्यू। तो उसमें आप देखोगे कि कहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस एक बार समझ लो, एंड देन लेट मी टॉक अबाउट दैट स्टोइशियोमेट्री वाला पॉइंट अ बिट मोर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ में आया? पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया? पहला वाला क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हाउ द यूनिट ऑफ k विल बी अराइव्ड एट।
दूसरा वाला क्वेश्चन इज समथिंग विच इज सेइंग दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स. ठीक है, in fact let me actually place this question after this. एक मिनट दो मुझे. Actually मैं इसीलिए एक बार रुको, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा. अच्छा, जस्ट अ मोमेंट नाउ. आपको ये इतना पार्ट समझ में आया स्टोइशियोमेट्री का? अच्छा, इसी में मैं एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और बता देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना, इसी में एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है. अपॉन adding reactions, equilibrium constants get multiplied. ये भी एक स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड ही एस्पेक्ट हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करना, ये एक रिएक्शन है, लाइक A goes to B. ठीक है, A aqueous goes to B aqueous एंड इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 which is concentration of B upon concentration of A. ठीक है, एंड B goes to C. ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और यू कैन सी ये भी एक इक्विलिब्रियम है. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है C, which is going to be defined as concentration of C upon concentration of B, right? So now if I add these two reactions, तो ये क्या हो जाएगा, B कैंसिल आउट हो जाएगा. इस थर्ड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कैसे लिखूंगा मैं, concentration of C upon concentration of A. ठीक है, तो यहां पर नाउ यू कैन सी द रिलेशनशिप दैट रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 को ऐड करने से रिएक्शन 3 मिल रही है, which can be interpreted as K1 into K2. If you multiply the equilibrium constants, you will get the equilibrium constant of the third reaction. ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, अगर मैं नोटिस करना, जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा कि अगर मैं रिएक्शन को इन्वर्ट कर देता हूँ तो K उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. ठीक है, सो लेट्स से इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, ठीक है, आई आस्क यू दिस simplification to be done, that A aqueous is giving B aqueous. ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है. ठीक है, एंड से टू C aqueous is giving 2B aqueous. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2. ठीक है, एंड मैं आपसे पूछ रहा हूं दैट A aqueous giving B aqueous का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3, K1 और K2 के टर्म्स में आप निकाल सकते हो क्या? तो क्या रहेगा आपका रिस्पॉन्स? व्हाट विल बी द आंसर?
नहीं सॉरी, अच्छा बी नहीं, सॉरी सी सी, होना तो K1 ही हो जाता, माय बैड, A गोज टू C। अभी ठीक है, सही है, अभी बताओ उसका। मैनिपुलेशन करना है आपको, ये आपने थर्मोकेमिस्ट्री में प्रैक्टिस किया हुआ है ना। अगर मान लो मैं इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, और इसको 3 बोल रहा हूँ, राइट। तो मान लो मुझे 3 निकालना है, 3 कैसे आएगा, 1 एज इट इज चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड को मैं क्या करना चाहूँगा, रिवर्स करना चाहूँगा, और फिर ऐड करना चाहूँगा डिवाइड बाय 2 करके। ये बन रहा है, इतना समझ में आ गया। कैसे थर्ड इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ 1 एंड 2, मैं सेकंड को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और फिर इसको रिवर्स कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दूंगा, तो मेरा थर्ड एक्सप्रेशन, थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, यही तो चीजें अपन लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी है ना। करेक्ट। तो अब यहाँ पे मेरा के का मैनिपुलेशन कैसा रहेगा, नोटिस करना। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये K1 रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर डिवाइड बाय 2 करने का मतलब क्या हो गया, ये रूट K2 रहेगा, और मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मतलब डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी रीड कर सकते हो, दैट ऐसा। तो 1 में मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ मतलब मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैंने किसी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करा और रेसिप्रोकल करा, राइट। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, दैट स्क्वायर रूट कर दिया, और उसको उल्टा कर दिया, मतलब उसका रेसिप्रोकल रहेगा। अब आपको समझ में आया व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन K3, K1 एंड K2। आपको चाहिए तो आप हर एक का एक्सप्रेशन भी लिख कर सकते हो, ठीक है, हर एक का एक्सप्रेशन से लिख कर सब्स्टिट्यूट करके, बट आई एम आस्किंग यू टू लुक एट दिस अप्रोच कि आपको लाइक व्हेन यू ऐड द टू रिएक्शंस, तो उनका के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और दूसरा क्या क्या साथ में मैंने बिफोर आई एडेड इट, ठीक है, मैंने कुछ मैनिपुलेशंस करे, मैंने उसको 2 से डिवाइड करा, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्क्वायर रूट हो गया, फिर मैंने उसको रेसिप्रोकल करा, मतलब मैंने उसको लाइक इन्वर्ट करा, तो उसका के रेसिप्रोकल हो गया, एंड दैट गिव मी द आंसर। ठीक है, ये समझ में आया। मैं एक और लाइक क्विक क्वेश्चन आप लोगों से एक्सप्लोर करवा लेता हूँ। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई करता तो मैं स्क्वायर करता, 2 से डिवाइड करा ना यहाँ पर, तो इसलिए स्क्वायर रूट हुआ। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे आ जाता है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इट इज समथिंग विच कम्स विद अ बिट मोर प्रैक्टिस। ठीक है, मान लो जैसे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर आउट करो
ये एक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, ये दूसरा इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, तीसरा इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा दैट हाउ टू रिलेट देयर इक्विलिब्रियम्स। ये जो थर्ड है ये कैसे बन रहा होगा, 1 और फिर 2 को उल्टा करके ऐड कर दिया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, K1 मल्टीप्लाइड बाय 1/K2। तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया K1 K2 K3 में। एंड इसको अब आप यहाँ पे यूज करोगे, राइट। ये वैल्यू दी हुई है K1 की 6.3 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1/6.3 इंटू 10⁻⁹ तो ये 6.3 कट गया, ये 10⁻⁻14 आपका आंसर हो गया, करेक्ट। ठीक है, अब लास्टली यहाँ पे नोटिस कर लेना, जस्ट अ लास्ट कॉन्सेप्ट बिफोर आई क्लोज टुडेज डिस्कशन। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना। हाँ नहीं, मैं ट्राई करने के लिए क्वेश्चंस भेजूंगा आपको आज। ठीक है, थोड़े से ही दूंगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, आधा 1 घंटा, बट ट्राई कर लेना। ठीक है, आई नो पार्ट टेस्ट वगैरह है आपका, बट जस्ट फिगर आउट सम टाइम, हाफ एन आवर ओनली, एंड डू दोज क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो फैक्टर्स है इसमें थर्ड फैक्टर जो मैं आपको लिखाना चाहूंगा, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, थर्ड फैक्टर विल बी द यूनिट्स। ठीक है, सो जैसा मैंने आपको बोला, सिंस वी रिप्लेस activity of species using certain approximations, the value of K of a reaction at a given temperature also depends upon units, right? For example, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये रिएक्शन है, ठीक है, N2 गैस +2 और +3 H2 गैस is giving 2 NH3 गैस। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 10 atm raised to the power of -2. So this will also or can be written as 10 and 1/760 का स्क्वायर mmHg raised to the power of -2। समझ में आया क्या हुआ ये? जस्ट यूनिट्स अगर मैं देखना चाह रहा हूं तो मैंने ATM की जगह अगर mmHg लिख दिया तो मैं यहाँ पर उसका अप्रोप्रिएट इंटर कन्वर्जन लिख दूंगा, तो मेरे को दिखने में K की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, बट इट इज मोर ऑफ अ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट कि पहले इस यूनिट में डेटा दिया हुआ था, अब इस यूनिट में डेटा दिया हुआ है। तो मान लो मुझे जो एनालिसिस करना था मैं पहले यहाँ पर ATMs में कर रहा हूँ, अब मैं mmHg में कर दूंगा डिपेंडिंग अपॉन जो मेरा K का एक्सप्रेशन होगा। Why? Because 1 ATM is equal to 760 mmHg, राइट। ये तो आपको पता ही है, खैर इसको मैं क्या बताऊं। Is this clear? How K value depends on units also? ठीक है, तो फंडामेंटल एस्पेक्ट बिहाइंड K is the temperature, but stoichiometry and units are some secondary factors also on which K का value would depend। ठीक है,
तो आज हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा सीखा है. अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, विच इज टुमारो इटसेल्फ, के एप्लीकेशंस एंड ऑल के ऊपर भी बताऊंगा. ठीक है, तो आज बस छोटे से कुछ मैं 10 क्वेश्चन दूंगा आपको, 10-15 क्वेश्चन, बस वो ट्राई जरूर कर लेना. ठीक है, पार्ट टेस्ट का बहाना मत लगाना कि पार्ट टेस्ट है संडे को तो मैं कुछ नहीं कर रहा अभी. बस आधा घंटा लगेगा, वो जरूर ट्राई कर लेना क्वेश्चंस. मैं ये इमीडिएटली नोट्स वगैरह भेज देता हूँ आपका. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट अमान. वो के भी वो सब यहीं से आता है, एसिड्स एंड बेस वाला. ठीक, चलो, ऑल राइट, थैंक यू गाइस. हाँ, क्या कह रहे हो कृष्णा? सेकंड फैक्टर में, ऊपर सेकंड फैक्टर में k1 इज इक्वल टू k इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1 अपॉन k1, देन k1 इज ऑलवेज 1 है. मतलब समझा नहीं मैं, क्या डाउट है तुम्हारा? थोड़ा इलैबोरेट कर दो, बोल दो अनम्यूट करके. सेकंड फैक्टर जो है ना स्टोइशियोमेट्री का, वो बस इतना है दैट अगर आपको रिएक्शन जो लिखकर दी हुई है, ठीक है, तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं दे मैटर अ लॉट. तो अगर मैं कोफिशिएंट्स मैनिपुलेट कर दूंगा तो मेरा के का वैल्यू भी मैनिपुलेट हो जाता है. ठीक है, मान लो यहां पर, राइट, इस रिएक्शन का के का वैल्यू 100 था. ठीक है, मान लो 100 वाज द वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब अगर मैंने कोफिशिएंट्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब 100 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अगर मैंने कोफिशिएंट्स को 2 से डिवाइड कर दिया तो इसका के का वैल्यू अब 10 रह जाएगा. ठीक है, वॉट एवर यूनिट्स, इसका वैल्यू 10 रह जाएगा. अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं तो इसका वैल्यू अब 1/100 हो जाएगा. अभी समझ में आया कृष्णा? ठीक है, चाहिए तो मैं से 100 ऐसे लिख देता हूँ, और फिर ये आपको आगे की वैल्यूज से और अच्छा समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है, मैंने थोड़ा सा ओवरशूट कर दिया टाइम. आप लोग ब्रेक ले लो, फिर कल वापस यहीं से कंटिन्यू करते हैं. चलो, बाय बाय.